चलो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ चुके थे? मोबिलिटी आई थिंक हम लोग देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारे पास कंडक्टेंस। चलो चलो तो हम लोग डाइल्यूशन का देखना था या डाइल्यूशन का देख चुके थे? हेडिंग डाइल्यूशन दे चुके थे। चलो हाइड्रेशन लास्ट पढ़े थे ना? कोई कितना पॉइंट्स पढ़ चुके थे? 5। ये हमारे पास 6 और लास्ट है डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट। डाइल्यूशन, अब डाइल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ को देखेंगे, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रॉन्ग और वीक पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी देखेंगे। चलिए, तो डाइल्यूशन में हमें देखना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कंडक्टेंस की। डाइल्यूशन के बाद कंडक्टेंस का क्या होगा? कंडक्टेंस का हमारे पास डाइल्यूशन के बाद क्या होगा स्ट्रॉन्ग और वीक में? चलो यहां से बताना। अगर डाइल्यूट करेंगे तो हमारे पास कंडक्टेंस वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, घटेगा? कोई जो थी कौन बोल रहा था बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से हमारे पास ब्रेक हुआ रहेगा, पानी और डालोगे तो और हमारे पास ब्रेक नहीं होगा ना। ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है? जो पार्शली आयोनाइज होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से आयोनाइज हो चुका है और उसमें और पानी डालोगे, नंबर ऑफ आयन्स थोड़ी बढ़ेंगे, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम। चलो अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसमें बढ़ेगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा था, याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आयनिक इक्विलिब्रिया या केमिकल इक्विलिब्रिया में आपको बताया था हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू √K/C। याद आया? तो आपने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पानी जब डालोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। अगर ये घटेगा तो ये अल्फा का वैल्यू, क्या बात समझ में आया? तो डिग्री ऑफ हमारे पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होगा वो डाइल्यूशन के बाद क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो सबसे पहला हमारे पास कंडक्टेंस विल इंक्रीज। कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? ड्यू टू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री या ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं। और ये साइड में लिख लेना कि हमारे पास जो अल्फा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है √C के कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन जब घटेगा तो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा। नेक्स्ट अब देखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से टूट चुका है, पानी डालेंगे और टूटेगा, नंबर ऑफ आयन फिक्स होंगे। मगर जब पानी हम डालेंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर नमक है, नमक पानी का सॉल्यूशन और पानी डाल दोगे तो नमक के पार्टिकल्स क्या होंगे? इवनली स्प्रेड होंगे,
पहला तो सॉल्युबल है ना। आयन हमने बताया था पानी में सॉल्युबल होने का 2 रीजन था। क्या क्या रीजन था? H बॉन्डिंग और एक आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो आयन और पानी डाइपोल है, आयन डाइपोल हो गया, पानी में सॉल्युबल है। अब पानी में अगर सॉल्युबल है तो सिंपली क्या हो गया कि वो हमारे पास सॉल्युबल है, जैसे पानी डालोगे और पानी डालोगे तो और इवनली स्प्रेड होगा, इवनली स्प्रेड होगा। तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो गया कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स इवनली स्प्रेड हो जाएंगे, तो उनका अमाउंट पहले से हमारे पास अगर नहीं उस बेसिस पे नहीं बोलेंगे। जैसे देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, जैसे अगर तुम्हारे पास रोड है और तुम्हारे पास गाड़ी है, पहले पतला रोड था, तुम जा रहे थे, अब क्या हो गया वही जो 1 वे था वो 6 लाइन बन गया, तो अब और प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब डाइल्यूशन करोगे ना तो पाथ जो होगा ना सॉल्वेंट, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो पाथ प्रोवाइड करेगा। ऐसा थोड़ी है कि आयंस हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से निकल के वेपर फेज में माइग्रेट करेगा, नहीं माइग्रेट करेगा, वो तो सॉल्यूशन फेज में ही माइग्रेट करेगा। अगर सॉल्यूशन फेज में माइग्रेट करेगा तो हमारे पास जब ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हो तो उसका क्या कर रहे हो, माइग्रेशन जो पाथवे था माइग्रेशन पावर वही तो बढ़ा रहे हो। या तो फिर बोल सकते हैं जैसे अगर बढ़ाओगे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो मतलब इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर घट जाएगा तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो आयन आयन आपस में अट्रैक्ट नहीं करेगा, डाइल्यूट करोगे तो और दूर दूर चला जाएगा, और दूर चला जाएगा तो इजीली माइग्रेट कर सकता है। आपस में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। क्या बात समझ में आया? तो इसमें छोटा सा सिंपल सा एक लाइन लिख सकते हैं कि आफ्टर डाइल्यूशन हमारे पास क्या हो रहा है, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल decrease, so mobility of ion increase, which cause increase in conductance. क्लियर? पहला क्लियर? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब यहां से देखिएगा दूसरा पॉइंट, ये हमारे पास कंडक्टेंस के लिए था। अब हम लोग जो देखेंगे वो कंडक्टिविटी के लिए देखेंगे। कंडक्टिविटी हमारे पास सेकंड है, कंडक्टिविटी के बारे में क्या चाहिए? हाँ, डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टेंस का हमारे पास स्ट्रांग हो या वीक हो दोनों में इंक्रीज करेगा। दूसरा अब हमारे पास बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को एक और नाम से जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये उस समय नहीं लिखे थे तो बस उसी चीज़ को बस रिमाइंड करवा रहे हैं। अब यहाँ से देखो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टेंस ऑफर बाय 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स। अब 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स था, याद करो। अब हमारे पास पानी डालेंगे तो अगर मान के चलो कि 1 ml में जब हमारे पास पहले कुछ होगा बिफोर डाइल्यूशन कुछ कंडक्टेंस होगा 1 ml के बेसिस पे, तो वो कंडक्टिविटी होगा। अब हमारे पास डाइल्यूशन करेंगे तो अब फिर 1 ml के बेसिस पे कंडक्टिविटी होगा। अब 1 ml में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। अब जब पानी डाल रहे हो तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट तो वही रहेगा ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट तो वही रहेगा। तो अगर पानी डालोगे तो हमारे पास क्या होगा कि पर ml में हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। मगर ये जो बात स्ट्रॉन्ग के लिए एप्लीकेबल है, वीक के लिए हम पानी डालेंगे तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे। डिसोसिएशन बढ़ रहा है ना रे, तो पहले अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। मगर यहाँ पे दूसरी बात समझना कि जिस रेट से तुम वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, कि अगर तुमने पहले 1 लीटर पानी था अब 2 लीटर पानी अगर ऐड 1 लीटर और ऐड कर दे 2 लीटर कर रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस पहले अगर 100 थे 200 नहीं होंगे, वो इंक्रीज भले करेगा। हो सकता है पहले 100 थे अब 20 बढ़ गया, 30 बढ़ गया, 40 बढ़ गया, 50 बढ़ गया। मतलब जितने फैक्टर से हमारे पास कंसंट्रेशन हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो उतने फैक्टर से आयंस के नंबर इंक्रीज नहीं होंगे।
मगर हमारे पास कंडक्टेंस दोनों केस में कम होगा, क्योंकि 1 मोल में, जैसे इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहले हमारे पास 1 लीटर में, या हमारे पास कंसिडर करें कि 1000 ml में हमारे पास 5000 आयन थे, तो हमारे पास 1 ml में कितना होगा? 3 0 3 0 कैंसिल, ये 50 आयन्स होंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? दूसरा, जब वॉल्यूम हम डबल करेंगे, 2 लीटर कर दिया मतलब 2000 ml कर दिया, तो 2000 में भी हमारे पास कितना होगा? 50,000 ही आयन्स होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नंबर ऑफ आयन्स चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास 1 ml में बात करेंगे तो ये 50/2 मतलब डायरेक्ट लिख दें 25 आयन्स होंगे। अगर हमारे पास 25 आयन्स होंगे, तो 1 ml में ये क्या हो गया? नंबर ऑफ आयन्स घट गया। अब जैसे वीक की बात करते हैं, तो वीक में हमारे पास अगर हम 1000 ml में कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास 1000 आयन्स थे, क्योंकि आयन्स का नंबर तो कम होगा स्ट्रॉन्ग और वीक के कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा, वीक में कम। तो अब अगर हमारे पास 1 ml में, बस ये हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, बस ये समझना, कोई एक्चुअल नहीं है, बस हाइपोथेटिकल समझाने के लिए। तो 1 ml में हमारे पास इधर कितने हो जाएंगे? 10 आयन्स। अगर जब हम वॉल्यूम 200 ml कर देंगे तो नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे। मान के चलो कि 10,000 से हमारे पास हो गया कुछ ऐसा नंबर करते हैं कि हमारे पास कट जाए इजिली, 16 कर देते हैं, 16,000 आयन्स हो गए, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गया। मगर फिर अगर हम 1 ml में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हमारे पास 8 आयन्स हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हमारे पास 1 ml में नंबर ऑफ आयन्स जो होगा पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और नंबर ऑफ आयन्स अगर कम हो गए 1 ml में, क्योंकि 1 ml के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर किया जाएगा वही कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अगर 1 ml में जितना हमारे पास आयन्स होगा उतना ज़्यादा बेहतर। तो पहले 1 ml में बहुत ज़्यादा आयन्स थे, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा थे, और अगर डाइल्यूट करने के बाद नंबर ऑफ आयन्स पर ml क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी क्या होगा? घटेगा। क्या बात समझ में आया? तो इसमें सीधा सिंपल एक लाइन से लिखते हैं, दोनों में एक अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ आयन्स per ml will decrease, so conductivity will decrease. क्लियर? यही बात उधर भी लिख सकते हो। कल कुछ लोग टेस्ट नहीं दिए थे, हो सकता है, इसीलिए हमने बोला था कि क्लास होने से पहले कर लेना। अगर इसी चीज़ को हम डिस्कस करते रहेंगे तो फिर क्लास कब होगा? तो या तो फिर जिस समय हमारा डॉट सेशन हो या क्लास से पहले वो क्लियर कर सकते हो। जब बताते रहते तब काहे नहीं आता है, उसी समय क्लियर किया करो ना। जैसे अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो पानी कितना डाल लो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे? कांस्टेंट, जितना होगा वो टूट चुका होगा कंप्लीटली। तो पहले भी 50,000 होगा, अभी भी 50,000 होगा। जब 1 लीटर रखो या 2 लीटर रखो, तो बिफोर डाइल्यूशन मान के चल रहे, बिफोर डाइल्यूशन 1 लीटर था, आफ्टर डाइल्यूशन हमारे पास क्या कर दिए? 2 लीटर मतलब 2000 ml। तो 1 ml में कितना हो गया? पर 25। तो 1 ml में घट गया आयन्स, पहले 50 था, अब कितना हो गया? 25। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए। पानी अब हमारे पास 1 लीटर हो या 2 लीटर, क्या मतलब है उसमें? तो 50,000 है, 50,000 है, कंप्लीटली डिसोसिएशन के बाद आयन्स कांस्टेंट होंगे ना, बढ़ेगा थोड़ी। तो पहले 50,000 था, अभी भी 50,000 है। तो सबसे पहला हम बिफोर डाइल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं कि 1 लीटर में था, तो 1 लीटर में मतलब 1000 ml में हमारे पास 50,000 आयन था, तो 1 ml में कितना आ गया? 50 आयन्स।
अब डाइल्यूशन के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 लीटर कर दिए, मतलब 1 लीटर और सॉल्वेंट डाल दिए तो 2 लीटर हो गया। तो 2 लीटर में कितना है, 50,000, वो कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो 1 ml में कितना आया, 25 आयन आया। तो नंबर ऑफ आयन पर ml क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। उस केस में भी वही सेम चीज है। हो गया। चलो रोशनी ये बताओ, पहला कंडक्टेंस अगर हम डाइल्यूशन कर रहे थे दोनों इंक्रीज हो रहा था। ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग का होगा। मगर डाइल्यूशन के बाद चेंजेस सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग या वीक में, हमेशा ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग का। मगर डाइल्यूशन के बाद ज्यादा चेंजेस किस में देखने को मिलेगा, वीक में। क्यों, किसी और को कुछ कोई बताना है कि ज्यादा चेंजेस किस में देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग में या वीक में, स्ट्रॉन्ग में। क्यों, तो रीजन बताना। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों। नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ेंगे, यहां पे नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट होंगे स्ट्रॉन्ग में, और वहां पे क्या होगा, बढ़ेगा। ये पहले जैसे मान के चलो कि इसका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा मगर इसका कंडक्टेंस कम होगा, मगर डाइल्यूशन के बाद चेंजेस देखने को मिलेगा। मगर इसमें जो चेंजेस आएगा वो नॉमिनल आएगा, बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर मान के चलो 100 है तो 102 103 हो गया, मगर इसका अगर 10 20 होगा तो 50 60 70 हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, फिर भी चेंज होने के बाद इससे क्या होगा, कम ही होगा, मगर चेंज ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में होगा। क्लियर, यहां तक हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है लास्ट, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा आफ्टर डाइल्यूशन, वो देखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सी मोलर या फिर हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखो यहां से हमारे पास स्ट्रॉन्ग है या वीक रहे, दोनों में लगभग एक ही इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यहां से बात देखना, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसमें आपने पढ़ा था कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी। स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हमने तो ऐसा नहीं बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग के लिए अप्लाई करेंगे वीक के लिए नहीं अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों के केस में क्या होगा, हमारे पास सेम सेम होगा। अब यहां से बताओ, कोई बताओ कि ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन के बाद इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है और दोनों फैक्टर्स आपके ऊपर लिखा हुआ था। इंक्रीज होगा या डिक्रीज, गौर से देखो ये क्या है, के क्या है, के क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। अरे वो है क्या, उसका नाम क्या है कप्पा का, कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी देखो तो दोनों में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दूसरा देखो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डाइल्यूशन के बाद क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज। एक फैक्टर बोल रहा है डिक्रीज करेंगे, दूसरा फैक्टर क्या बोल रहा है, तो कैसे डिसाइड करेंगे।
ऐसा हमने कहीं बोला कि कंडक्टिविटी हमारे पास और वॉल्यूम हमारे पास सेम रेशियो में बढ़ेगा या घटेगा? ऐसा तो कहीं नहीं बोले। तो नो चेंज तो नहीं होने वाला, चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अब यहाँ से बढ़ेगा या घटेगा कैसे डिसाइड करेंगे वो थोड़ा सा समझो। मान के चलो कि अगर तुम्हारे पास 2 रुपया था और तुमको 10 रुपया मिल गया, 2 रुपया का लॉस हो गया। 2 रुपया था, कहीं के भी गिर गया और 4 कदम चलने के बाद 10 रुपया मिल गया, तो लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि लॉस ज़्यादा हो रहा है या प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, उस पर ओवरऑल डिपेंड करेगा ना। तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल फैक्टर कौन है, कि घटने वाला ज़्यादा फैक्टर है या फिर बढ़ने वाला? वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, कंडक्टिविटी में थोड़ा कम चेंजेस आता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों है हमारे पास। अगर कंसीडर कर रहे हैं कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेम चीज़ अगर इक्विवेलेंट में भी बात करते हो तो हमारे पास क्या होगा, कप्पा का वैल्यू घटेगा। हमारे पास वॉल्यूम जिस फैक्टर से बढ़ना चाहिए, उस कंडक्टिविटी जिस फैक्टर से घट रहा है उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा डाइल्यूशन के बाद। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और ये कंडक्टिविटी बहुत कम डिक्रीज होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन है, तो ओवरऑल जो हमारे पास इम्पैक्ट देखते हैं वो कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, तो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा एज कंपेयर टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कंडक्टिविटी जिस फैक्टर से डिक्रीज करेगा उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्या बात समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ से लिख सकते हैं सीधा लाइन, एज डाइल्यूशन increases मोलर और इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस। चलिए लिख लीजिए, नींद नहीं पूरा हुआ है, आंख लाल है, पहला एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो आप कितना एफर्ट डाल लीजिए, प्रॉब्लम होगा समझने में भी, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे आप। तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात बस सोते रहिए, यहाँ आके बस खूब कंसंट्रेशन के साथ देखिए, तब भी कुछ नहीं होने वाला। जो लोग टेस्ट ना दे पाए, जो भी वजह हो, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है और उसके बाद अगर नहीं मिलेगा आपको तो फिर नीरज सर से मांग लीजिएगा, नीरज सर प्रिंट करके दे देंगे आपको अगर चाहिए तो, वरना आपके दोस्त के पास तो होगा, उससे भी फ़ोटो खींच लीजिएगा। चलिए हो गया, जल्दी जल्दी लिखिए। इधर पास करते जाओ एक एक रख के। अच्छा इधर 3 ही निकला, एक एक लेके पास करते जाओ, मिल जाएगा सबको। अगर नहीं होगा तो फिर मांग लेना नीरज सर से। चलिए हो गया, बढ़े आगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें
पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ मैक्सिमम कंडक्टेंस, किस इलेक्ट्रोलाइट्स का मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा। आपके पास दिया हुआ HCl, H2SO4, फास्फोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे आपका दो बात अप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब सही ठीक है। ऑप्शन सी ठीक। और कुछ किसी का? सी किस वजह से बोल रहे हो? उसमें 4 आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक। और किसी का कोई आंसर? कौन सा? बी। कौन क्या बोल रहा है? थोड़ा सा जोर से बोले। डी। डी क्यों बोल रहे हो? देखो, जेई तुम्हें निकालना, उसको नहीं निकालना है। जिसका अगर सवाल है, जो इसका अगर जवाब हो वो बोले, दूसरे का ठेका ना रखे ना, वो आपका ठेका लेके रखा हुआ है। उसका जे निकलेगा वो जाएगा, तुम्हारा निकलेगा तुम जाओगे। चलो यहां से देखो, ये क्वेश्चंस में सबसे पहला, अगर हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक स्ट्रांग है और वीक है, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। फास्फोरिक एसिड वीकेस्ट एसिड होता है फास्फोरस का, पढ़ चुके हो, 2-3 बार रिपीट हो चुका है आपका। पढ़े थे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होता है तो एसिडिकेशन ज़्यादा होता है, मगर फास्फोरस के ऑक्सीडेशन में ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता है। याद आया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +5 आएगा इसका, तो +5 फास्फोरस का मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होगा, मगर इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये वीक एसिड होता है, इसका कंजुगेट लीस्ट स्टेबल होता है। तो अब यहां से देखो, अब बताओ आंसर कौन सा होगा? बात समझ में आया? दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मगर ये H+ और Cl में टूटेगा, 2 आयंस में टूटेगा, मगर यहाँ पे ये जो टूटेगा वो 3 आयंस में, 2 H+ और 1 सल्फेट में। और ये कंप्लीटली आयनाइज, तो नंबर ऑफ आयंस किसके ज़्यादा? बी में ज़्यादा। ये हमारे पास जो आयनाइज होगा, तो ये हमारे पास सिंपली H+ और Cl- में, यहाँ पे 2 आयंस होंगे, और यहाँ पे जब ये टूटेगा तो ये हमारे पास 2H+, हमारे पास SO4 2- में, यहाँ पे 3 आयंस होगा। तो जिसमें आयन ज़्यादा उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा। क्लियर? पहला डिफरेंशिएट करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक के बेसिस पे। अब स्ट्रॉन्ग में फिर अगर 2 स्ट्रॉन्ग है तो फिर में वो देखो किसमें ज़्यादा आयंस है। क्लियर? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ मैक्सिमम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सॉरी, मिनिमम है। अच्छा, मिनिमम की बात कर लेते हैं। हमारे पास किसके केस में हमारे पास मिनिमम कंडक्टेंस होगा? कंडक्टेंस था या कंडक्टिविटी क्वेश्चंस में था? स्पेसिफिक लिखा हुआ है। अच्छा, स्पेसिफिक लिखा हुआ तो फिर ठीक है। वही सोचा कि हमने कुछ अलग लिखा हुआ होगा। चलिए बताइए, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंडक्टिविटी, अभी हम लोग डिस्कस किए। देखो, एक ही सॉल्यूशन है, अलग अलग कंसंट्रेशन है, तो आपको बताना है सबसे मिनिमम किसका होगा। डाइल्यूशन के बाद कंडक्टिविटी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था या घट रहा था? कंडक्टिविटी घट रहा था। तो अगर मिनिमम करना है तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होना, सबसे कम क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन। सबसे कम कंसंट्रेशन मतलब सबसे ज्यादा डाइल्यूशन। तो सबसे कम कंसंट्रेशन किस ऑप्शन में है? तो इतना दिमाग नहीं लगाया जा रहा है। और सबसे मैक्सिमम कंडक्टेंस बोलता तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो 1 में आ जाता। क्लियर? चलिए अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विच हैव मिनिमम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहाँ पे आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात किया हुआ है, आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। 1 यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम कि मैक्सिमम लिखा हुआ है? डी द 4। क्यों?
तो सबसे कम कंसंट्रेशन तो क्या हुआ, डाइल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। देखो दो चीज़ कॉन्सेप्ट से अभी करने हमने क्या बताया कि हमारे पास डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अभी हमने बताया, या तो फिर एक फार्मूला बताया हुआ, अच्छा मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला लिखवा है ना, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कप्पा इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट में नॉर्मेलिटी आएगा, मोलैरिटी दिया हुआ देखो तो कैटायन पे +1 है और एनायन पे -1 है, तो ओवरऑल चार्ज क्या है, मतलब इन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में कोई फर्क नहीं है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और हमारे पास नॉर्मेलिटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो नॉर्मेलिटी सबसे कम होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा, या तो दूसरा कॉन्सेप्ट यही था कि डाइल्यूशन जब ज़्यादा होगा तो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या मोलर कंडक्टेंस हो वो बढ़ेगा। अरे अभी पढ़ा है ना, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, मिनिमम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये, मैक्सिमम की बात करते तो 4। क्लियर, बात समझ में आ गया। चलो अब चौथा देखो, आपको दिया हुआ है अरेंज सॉल्यूशन ABC होना चाहिए, ABC मतलब कुछ नहीं है, ABC कंसिडर कर लो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इसको A मान लो, ये B, ये C है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, एज्यूमिंग इक्वल आयोनाइजेशन ऑफ ईच एंड आइडेंटिकल, मतलब जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है सबका सेम है, तो अब 100% कंसिडर करो, 0.1% कंसिडर करो, कोई फर्क नहीं उससे, बस जितना हमारे पास अल्फा का वैल्यू इसके लिए होगा उतना ही इसके लिए। तो जब ऐसा कंसिडर करने के लिए तो सबको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर कर लेना। चलिए अब बताइए मोलर और इक्विवेलेंट, और ये भी बता दे रहा हूँ मोलर और इक्विवेलेंट में अलग अलग रिलेशन आएगा, तो दोनों में सेम मत चिपका दीजिएगा। चलो देखो यहां से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ये फार्मूला है, हमारे पास मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला क्या है, कप्पा इनटू 1000 बाय हमारे पास मोलैरिटी। अब देखो हमारे पास ऐसा तो हमने कभी ऐसा तो यहाँ ऐसा सेम आइडेंटिकल यहाँ नहीं क्वेश्चन है, गौर से देखना यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो कप्पा का ऐसा मत कर देना कि कप्पा तो हमारे पास डाइल्यूशन के बाद घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला ये लगाएंगे, हर एक इलेक्ट्रोलाइट्स का कप्पा अलग होगा। अब देखो मोलैरिटी हमारे पास हर सॉल्यूशन का क्या आइडेंटिकल दिया हुआ है, दिया हुआ है, अगर आइडेंटिकल दिया हुआ है तो मोलर कंडक्टेंस का जब वैल्यू आएगा तो सब क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि कप्पा इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। हमें कप्पा का इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर नहीं है तो फिर उसके बेसिस पे कंपेयर भी मत कीजिएगा। क्लियर, तो हमारे पास जो मोलर इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस होगा वो A, B और हमारे पास C तीनों का आइडेंटिकल आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का बताइए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का बताइए। पढ़ा था ये रिलेशन, बताए हैं। अब सबका n फैक्टर जितना जिसका जितना ज़्यादा होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस सबका क्या कंसिडर कर रहे हैं, सेम। तो अब यहाँ से देखो n फैक्टर हमारे पास HCl का कितना होगा, 1, H2SO4 का 2, फास्फोरिक एसिड का 3। तो अगर मोलर कंडक्टेंस को अगर डिवाइड करें, मोलर कंडक्टेंस अगर आइडेंटिकल कंसिडर करेंगे तो हमारे पास 3 से डिवाइड करेंगे सबसे छोटा हो जाएगा, 2 से उससे हमारे पास थोड़ा बड़ा होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास A का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो ऑर्डर आएगा, A सबसे ज़्यादा, उसके बाद B, उसके बाद, क्या बात समझ में आया, अरे हाँ या ना, अब कर पाओगे, बढ़े आगे, लिखोगे ये, चलिए यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्या दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दे दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.02,
उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस दे दिया हुआ है 200 ओम दे दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास सेल कांस्टेंट दे दिया हुआ है 80 पर मीटर। आपको यहाँ से क्या बोला है, कप्पा निकालने के लिए, और आपको बोला हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहला आपको कप्पा निकालने बोला है, तो कप्पा बराबर आपने पढ़ा है जी इंटू जी स्टार। देखो हमारे पास जी तो वैल्यू नहीं दिया हुआ, जी स्टार का वैल्यू दिया हुआ, मगर आप जी का वैल्यू जानते हो 1/r लिख सकते हैं। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी या रेसिप्रोकल ऑफ। अब यहाँ से देखो r का वैल्यू दे दिया हुआ है, पुट करोगे। अब यहाँ से देखो ये जो आपके पास जी स्टार का वैल्यू दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है। जैसे देखो ये 80 नीचे मीटर में होगा, मीटर का पावर -1, तो यहाँ नीचे मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे, ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दे देगा ये 0.8 पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 80 मत पुट कर देना, 0.8 सेंटीमीटर पुट करना। अब वहाँ पे पुट करोगे, ये कितना आ गया हमारे पास 200। जी स्टार का वैल्यू कितना था 0.8। अब देखो यहाँ से ये हमारे पास 10⁻³ 2 और 1 3। अब यहाँ पे ये 2 चौके 8, 4 × 10⁻³ आ जाएगा। यूनिट क्या होता है कंडक्टिविटी का, साइमन पर सेंटीमीटर। दूसरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना था, ये आ जाएगा कप्पा इंटू हमारे पास 1000 नॉर्मेलिटी। तो कप्पा का वैल्यू निकाल चुके हो 4 × 10⁻³ यहाँ पे हमारे पास 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी कितना दिया था 0.02। देखो ये -3 ये +3 गायब। अब यहाँ से 2 जीरो बचा हुआ, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 200 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 2 जीरो 200 हमारे पास क्या आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट लिख लीजिए। कितना तरक्की करोगे हमको समझ नहीं आता है। जब यहाँ वाला बता रहे हैं तो वहाँ पे तुम एलपी पे ध्यान दे रहे हो, यूटिलाइज करो, ठीक अच्छी बात है। बढ़े जल्दी कीजिए जो लिख रहे हैं। जल्दी करो बालक। बगल वाले देखो, बगल वाले लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The equivalent conductance of 0.0 molar equals solution of calcium fluoride is 200 centimeter square per equivalent given. Cell constant 2.5 per meter. How much current will flow in the circuit? How much current will flow in the circuit? Will potential difference between two electrodes is 20 volt. बस एक बार सेल कांस्टेंट सेंटीमीटर में आई थिंक होना चाहिए, नहीं ठीक है पर मीटर ही है, ठीक है। देखो क्वेश्चंस अगर समझ में आए तो बनाइए, अगर नहीं आया तो फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया हुआ, ये दे दिया हुआ हमारे पास 200 साइमन, अच्छा साइमन छूट गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट दे दिया हुआ है। हमारे पास जी स्टार का वैल्यू दे दिया हुआ है, जी स्टार का वैल्यू दिया हुआ 2.5 पर मीटर। इसको सिंपली क्या करना 100 से डिवाइड ही तो करना है।
ये हमारे पास 0.025 पर सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? पूछ रहा है कि हमारे पास अगर मान के चलो कि ये इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास, यहाँ पे वोल्टेज है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दिया हुआ है वो 20 वोल्ट है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपके पास दे दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि सर्किट में कितना करंट हमारे पास फ्लो करेगा, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल दे दिया हुआ है। रेजिस्टेंस क्या हमारे पास मालूम है? नहीं मालूम है। पहला तो भाई रेजिस्टेंस निकालोगे और ये तुम्हारे पास I तो निकालना है। तो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए तुम्हारे पास दे दिया हुआ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर क्या लिखते हो? कप्पा इनटू हमारे पास क्या लिखते हो? 1000 बाय हमारे पास नॉर्मैलिटी। अब देखो हमारे पास ये मोलैरिटी दिया हुआ है, नॉर्मैलिटी में चेंज कर सकते हो। तो नॉर्मैलिटी को अगर मोलैरिटी दिया हुआ तो इसका एन फैक्टर कितना होगा कैल्शियम फ्लोराइड का? कितना होगा? कैल्शियम फ्लोराइड क्या है? एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है? सॉल्ट है। तो सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है? चार्ज किसका? टोटल का या कैटायन या एनायन का? कैटायन या एनायन का। तो कैटायन पे कितना चार्ज है? 2 प्लस, एनायन पे 2 माइनस है, तो 2 हो गया, सीधा सिंपल। तो यहां से आप पुट करोगे कप्पा बराबर आपको पता है G इंटू जी स्टार, ये हमारे पास 1000, नॉर्मैलिटी की जगह लिखोगे मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब देखो ये G का वैल्यू 1/R होगा, तो R अगर निकल जाएगा तो यहाँ पे पुट करोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस G के बराबर 1/R होगा। ये हमारे पास G स्टार इंटू 1000 बाय हमारे पास मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। यहाँ से आपको R निकालना है, ओम्स लॉ के हिसाब से R पुट कीजिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हुआ है, करंट आपको निकल जाएगा। तो कम से कम जो हिंट्स लिखा हुआ है वो लिख लीजिए, घर में बनाते रहिएगा। बढ़ें आगे। सिक्स 6.4 एम्पियर हो गया। अरे चलो ये PDF तो चला ही जाएगा, हिंट्स लिखते रहना। आगे क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस कर लोगे तो छोड़ देंगे, घर से बनाते रहना, अगर नहीं होगा तो फिर बताएंगे। क्वेश्चन आसान है। आपको रजिस्टिविटी निकालना है, रो का वैल्यू निकालना है, आपको ऐसो रजिस्टिविटी, अगर कंडक्टिविटी निकाल लोगे तो 1/, अगर कर दोगे 1/, कप्पा रजिस्टिविटी हो जाएगा। कंडक्टिविटी वही चीज़ है हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस। एक बार ट्राई करना, ईजिली बन जाएगा, कोई ज़्यादा उतना इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ट्राई करो तो, या ये बन जाएगा। पहले देखो, अगर बन जाएगा तो फिर बढ़ जाएंगे आगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। The resistance of 0.2 molar solution of electrolytes is 50 ohm and conductivity is 1.3 Simon per centimeter. If the same electrolytic cell fill with 0.4 molar concentration of some electrolytes, the resistance is found to be 260 ohm. Then the molar conductance of 0.4
मोलर सॉल्यूशन इज। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? देखो एक बैटरी लिए हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, एक बैटरी लिया, उसमें हमारे पास क्या होगा, बैटरी, अगर हमारे पास बैटरी है तो उसमें पहली बार हम 0.1 मोलर सॉल्यूशन भर रहे हैं, तो उसमें उस केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है और कंडक्टिविटी दे दी चुका है, यहाँ से सेल कांस्टेंट निकलेगा, रेजिस्टेंस दे दिया हुआ, कंडक्टेंस का वैल्यू दे दिया हुआ, हमारे पास कंडक्टिविटी दे दिया हुआ है, तो कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, कप्पा का वैल्यू दे दिया हुआ है, हमारे पास जी का वैल्यू 1/50 करोगे, जी का वैल्यू पता चल जाएगा, जी स्टार का वैल्यू पता चलेगा। अब वो क्या बोल रहा है कि जो पहले बैटरी में हम लोग जो 0.2 मोलर जो सॉल्यूशन भर रहे थे, जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास 50 और 1.3 हमारे पास साइमन पर सेंटीमीटर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, अब उसी बैटरी में हम दूसरा सॉल्यूशन भर रहे हैं जिसका कंसंट्रेशन 0.4 मोलर होगा, तो बैटरी अगर वही है तो सेल कांस्टेंट भी क्या होगा, सेम होगा। अगर सेल कांस्टेंट सेम होगा तो यहाँ पे 0.2 हमारे पास सेल कांस्टेंट, तो अगर यहाँ से बोला क्या हुआ कि अगर 0.4 मोलर सॉल्यूशन भरते हैं उस समय रेजिस्टेंस हमारे पास 260, मतलब कंडक्टिव हमारे पास कंडक्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा, 1/r करोगे, हमारे पास जी स्टार का वैल्यू पहले से मालूम है, पहले वाले से इक्वेशन से, तो वहाँ से कप्पा निकल जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जी स्टार पहले वाले से निकाले हो, जी यहाँ से निकल जाएगा, कप्पा अगर निकल जाएगा तो दूसरा आपको एक हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है तो निकालना है, कप्पा इंटू हमारे पास 1000 मोलारिटी गिवन है हमारे पास 0.4, तो कप्पा निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? फर्स्ट वाले सेल से पहला वाला सेल के लिए हमारे पास लगाओगे कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, देखो यहाँ से ये कप्पा दे दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसको 1/r कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जी, तो यहाँ से हमारे पास जी स्टार का वैल्यू निकालोगे। दूसरा इक्वेशन में अगर हम पुट करना चाहेंगे तो दूसरा अगर सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो फिर से लिख सकते हैं कप्पा इंटू जी स्टार। अब यहाँ पे कप्पा 1, इसको कप्पा 1 कर लो, जी 1 कर लो, कप्पा 2 कर लो और जी 2 कर लो। अगर सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इलेक्ट्रोड के बीच का जो हमारे पास सेपरेशन और इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया सेम होगा, तो इन दोनों के लिए सेम होगा, मगर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो हमारे पास कंडक्टिविटी और हमारे पास कंडक्टेंस वो अलग अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो उसमें देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू फिर से दे दिया हुआ है 260, तो यहाँ पे ये 260 पुट करोगे, ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट करोगे, तो यहाँ से हमारे पास K2 निकल जाएगा, K2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। क्या बात समझ में आया? बढ़े आगे? पता नहीं, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, एक बार पढ़ो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार पढ़ें, ये क्वेश्चंस मैं बना दूंगा। अच्छा, इसमें कौन सा वाला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ 50 एंड 50 बोथ आर सॉल्यूशन केप्ट इन सेम। चलिए देखिए क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए। किसी के पास आइडेंटिकल बोतल है क्या? चलो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं, इमेजिन कर सकते हो। नहीं, मेरा मगर छोटा है ना, रख फिर, अरे छोड़, अरे इतना इमेजिन, इतना हर चीज़ रियल नहीं होना चाहिए, थोड़ा इमेजिनरी भी रहना चाहिए। चलो हो गया, हमारे पास क्वेश्चंस ये वाला है ना, चलो देखो क्वेश्चंस क्या बोला हुआ है। एक अच्छा, यहाँ पे भी तो फिगर बना भी सकते हैं, इतना जरूरी क्या है हमारे पास समझना। एक हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो A है, दूसरे कंटेनर में जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो B है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन A एंड B आर 50 एंड 100, तो A का हमारे पास 50 ओम है
और इसका कितना है 100 ओम है। बोथ सॉल्यूशन आर टेकन इन सेम कंडक्टिविटी सेल, मतलब जिस टाइप का हमारे पास जो लेंथ और क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा इलेक्ट्रोड्स का, जो हमारे पास सरफेस एरिया होगा, इसमें और इसमें दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। उसके बाद इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी आर मिक्स इन द सेम कंडक्टिविटी सेल, मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास जो जितना कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे भी उतना ही कंसंट्रेशन है, और दोनों का हम जो मिक्स कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो थर्ड सेल लेंगे वो भी जितना लेंथ था यहाँ पे, लेंथ और क्रॉस जो हमारे पास एरिया था इलेक्ट्रोड्स का वही सेम है, मतलब सेम ही टाइप का बैटरी यहाँ पे भी है। क्लियर? तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो जी स्टार होगा, यहाँ पे हमारे पास जो जी स्टार होगा और यहाँ पे जी स्टार होगा, वो तीनों कैसे हैं, आइडेंटिकल, सेम है। हमसे क्या बोला है, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, देयर विल नो चेंज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए और बी। तो ए में जो हमारे पास ए और बी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास डिसोसिएट हुआ होगा ए में और बी में, डालने के बाद फिर ऐसा नहीं हुआ होगा कि डिसोसिएशन चेंज हो गया, वो मॉलिक्यूल्स वापस ऐसे कंबाइन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे आपको बताना है, इसका क्या बताना था, रेजिस्टेंस। हाँ, इसका रेजिस्टेंस बताना था कि अगर इसका हमारे पास सेम वॉल्यूम और इसका भी, अगर मान के चलो यहाँ पे वी वॉल्यूम था, यहाँ पे वी वॉल्यूम था, दोनों को वॉल्यूम हम मिक्स कर दें, यहाँ पे 2v बना दिए। अगर 2v बना देंगे तब हमारे पास इसका रेजिस्टेंस बताना है। या तो फिर ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो कि ये 1 लीटर था, 1 लीटर था, 2 लीटर बन गया अभी। या तो पहले से मान सकते हो 2 लीटर का कंटेनर था, उसमें हम 1 लीटर मान किए, मिक्स किए हैं। तो जो देखो यहाँ पे इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी आर मिक्स, तो जितना इसका लोगे उतना ही इसका लोगे। अगर ये समझने में प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे 1 लीटर ले रहे थे, यहाँ पे 2 लीटर कैसे हो गया, तो पहले भी मान लो 2 लीटर, बस मिक्स कितना कर रहे हैं, 1 लीटर। क्लियर? तो अब इसका हमारे पास रेजिस्टेंस बनाना, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब दूसरा समझना, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। सबसे पहला तो यहाँ से देखो, हमारे पास यहाँ से कंडक्टिविटी अगर हम ए का निकालें तो क्या लिखेंगे, जी इंटू जी स्टार लिखेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से देखो जी का वैल्यू 1/r, तो एक बार डायरेक्ट लेते हैं 50, हमारे पास जी स्टार आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कंडक्टेंस जो होगा, सॉरी कप्पा जो होगा बी का, वो क्या हो जाएगा, जी इंटू हमारे पास जी स्टार। ये जी का वैल्यू 1/r, हमारे पास डायरेक्ट लिख दें जी स्टार डिवाइड बाय 100। क्लियर? अब यहाँ से जो हमारे पास कप्पा बराबर लिखेंगे, कप्पा ऑफ मिक्स को कर लेते हैं मिक्सर, ये क्या होगा, जी ऑफ मिक्सर, जी ऑफ मिक्सर, और हमारे पास जी स्टार। क्लियर? अब यहाँ से देखो ये जो फॉर्मूला है, अगर हमें क्या निकालना है, जी का जगह हम लोग लिख सकते, यहाँ पे इसी को चेंज करेंगे, के ऑफ मिक्सर इज इक्वल्स टू 1/r ऑफ मिक्सर हमारे पास इनटू जी स्टार। तो अगर कप्पा ऑफ मिक्सर अगर हमें पता चल जाए, कंडक्टिविटी अगर पता चल जाए, तब हमारे पास मिक्सर का ये डायरेक्ट निकल जाएगा। ये तो सबका कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। देखना यहाँ से कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे अब हमारे पास क्या था कि जैसे अगर कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 ml के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाए। अब मान के चलो कि यहाँ पे जितना वॉल्यूम था, यहाँ पे जितना ऐड कर रहे हो, इन दोनों का तो हाफ ऐड ही कर रहे हो। जैसे अगर यहाँ पे 2 लीटर था, यहाँ पे भी 2 लीटर कंसिडर कर रहे हैं। मिक्स कितना कर रहे हैं हमारे पास, जैसे लिख ही देते हैं 2 लीटर, बस ऐड कर रहे हैं कितना, दोनों का वी। अब v 1 कंसिडर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगा वो 1 ml का, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आयंस देखना, क्या जब हमारे पास v का अगर हम डालेंगे, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम तो 2v ही है, यहाँ पे भी 2v था, मगर a का हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अभी हमने क्या बोला था कि याद करो कि मोलर कंडक्टिविटी, जब कंडक्टिविटी को डिफाइन किए थे तो हमारे पास 1 ml में जब डाइल्यूशन के बाद कर रहे थे तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे थे, घट रहे थे। यहाँ पे जब ऐड करोगे तो यहाँ बोल सकते हैं कि जितना हमारे पास यहाँ पे आयंस होगा A का, यहाँ पे A/2 हो जाएगा, आधा होगा ना, आधा ही तो ऐड कर रहे हो। B का जितना होगा यहाँ पे B/2 आयंस हो जाएगा।
अगर यहाँ पे B कंसिडर करते हैं तो यहाँ तो B का आधा हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से कंडक्टिविटी होगा। तो अगर ये आधा हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी हाफ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? कि जैसे अगर A का हमारे पास 1 ml में जितना हमारे पास आयन होगा उसका तो आधा यहाँ में मिक्स करे हो ना, तो आयंस के नंबर अगर हाफ हो गए तो कंडक्टिविटी भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सर जो लिख रहे थे, यहाँ पे अब ये जो आ जाएगा कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सर जो हमारे पास आ जाएगा वो कंडक्टिविटी ऑफ A/2 आ जाएगा प्लस कंडक्टिविटी ऑफ B/2 आएगा। अब यहाँ से देखो कप्पा बराबर क्या लिखे थे, K के बराबर हमारे पास G स्टार बाय कितना था 50, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा 100, प्लस हमारे पास कप्पा ऑफ B कितना था G स्टार बाय 100, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो G स्टार बाय क्या हो जाएगा 200। एलसीएम अगर हमारे पास 200 ले लें तो ये क्या हो जाएगा 2G प्लस G 3G, 3G स्टार हमारे पास स्टार हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ या ना? तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो कप्पा ऑफ मिक्सर बराबर, अब यहाँ से इसको यहाँ पे देखना, तो कप्पा ऑफ मिक्सर के बराबर क्या लिख सकते हैं हमारे पास 3G स्टार बाय 200 इज इक्वल्स टू 1/R ऑफ मिक्सर इंटू G स्टार। ये G स्टार क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास मिक्सर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 200/3। तो ये कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे, पहले जितना वॉल्यूम अगर उसमें इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा। जिस रेशियो में मिक्स करेंगे उसी रेशियो में वो घटेगा, ये याद रखना। जैसे इसका अगर A का 1 लीटर मिक्स कर रहे थे और B का 2 लीटर मिक्स करते तो A का हमारे पास 1/3 हो जाता। A का टोटल रेशियो क्या होता 1/3 और B का कितना होता 2/3। तो जिस रेशियो में मिक्स करेंगे उसी रेशियो में उसका कंडक्टिविटी भी आएगा। बस कॉन्सेप्ट ये हमको इंट्रोड्यूस करवाना था ताकि जब आपको अगर इस टाइप का मेंस में जनरली नहीं पूछेगा, एडवांस में अगर पूछेगा तो वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा पाओ। क्लियर? लिख लीजिए। हाँ, यहाँ पे A और B का अलग अलग सॉल्यूशन था, वो बैटरी में भरा हुआ है। मान के चलो कोई भी एक बैटरी जो घर में बैटरी होगा वो इमेजिन कर ली, वो मान के चलो कि A और B है, दो बैटरी था। अब क्या कि तीसरा बैटरी हम बना रहे हैं, A का आधा लिक्विड डालेंगे और B का भी आधा लिक्विड डालेंगे तो भर जाएगा वो पूरा। सेम वॉल्यूम डालना है A और B का, कि A का जितना वॉल्यूम डाल रहे हैं उतना ही B का ही डालेंगे। तो उसी चीज को हम बोल रहे हैं कि अगर इसका V ऐड कर रहे हैं तो इसका भी कितना ऐड कर रहे होंगे। तो पहले भी हमारे पास ऐसा थोड़ी होगा आधा बैटरी भरा होगा, तो सेम कंडक्टिविटी इसलिए है तो हम मान रहे हैं कि पूरा भरा होगा। तो पूरा भरा होगा तो इसमें हम सिर्फ V ले रहे हैं और इसका भी V ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2V बन जाएगा, यहाँ पे भी बैटरी फुल हो जाएगा पूरा लिक्विड। अब पूरा लिक्विड बढ़ जाएगा तो A का अमाउंट जो होगा वो A के आयंस इसके कंपेयर में आधा हो जाएंगे, B का आयंस का नंबर भी हाफ हो जाएगा। तो आयंस के अगर नंबर हाफ हो गए तो कंडक्टिविटी भी हाफ हो जाएगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जिस रेशियो में वॉल्यूम मिक्स करेंगे उसी रेशियो में हमारे पास कंडक्टिविटी भी चेंज होगा। अभी कुछ देर पहले बताया ना, जैसे A का अगर हम मान के चलो ऐसा देता कि 1:2 का रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास A का जो चेंज हो जाता ना, A का जो कंडक्टिविटी हो जाता वो 1 हमारे पास थ्राइस हो जाता। टोटल वॉल्यूम 3 होता ना, अगर V और 2 भी मिलाओगे तो अब जो होगा वो 1/3 हो जाता, और B का जो होगा अब हमारे पास होगा वो 2/3 हो जाएगा। बात समझा? इसमें क्या था 1:1, तो टोटल 2 मानने, तो ऊपर 1/2 और ये 1/2 कर रहे थे।
अगर ये जिस रेशियो में दिया रहेगा बस सिंपली ऐड कर देना, डिनोमिनेटर हो गया जो उसका होगा उसे मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? अब आई थिंक टाइम हो चुका हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे